घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। अमावस का घूप अंधेरा, इतना गहरा कि इंसान को अपनी परछाई भी न दिखे। कालका के घने जंगलों के बीच से एक कार गुजर रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जंगल का घना कोहरा उस रोशनी को निगल रहा था। गाड़ी में 3 दोस्त थे, समीर, रोहन और आदित्य। वे दिल्ली के शोर शराबे से दूर सुकून की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि वे सुकून नहीं, अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी शोर जैसी लग रही थी। यार आदित्य, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा है। एफएम भी काम नहीं कर रहा, बस ये अजीब सी किर्र किर्र की आवाज आ रही है। अरे डर मत समीर, पहाड़ों में अक्सर सिग्नल चले जाते हैं। बस थोड़ी दूर और फिर ब्लैक गेट रिसोर्ट में सुकून होगा। आग जलाएंगे और पूरी रात मस्ती करेंगे। सुकून? मुझे नहीं पता क्यों रोहन, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर देखो, पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई हमें बुला रहा हो। अचानक कार का रेडियो खुद चालू हो गया। कोई गाना नहीं, बस एक सिसकने की आवाज और फिर एक चुभने वाली हंसी। तभी कार के बोनट से कोई भारी चीज टकराई। ये क्या था? आदित्य, गाड़ी रोक, हमने किसी को उड़ा दिया। नहीं समीर, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। इस जंगल में गाड़ी रोकना खुदकुशी है। मुझे लगा जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। आदित्य ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन डर अभी शुरू हुआ था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक परछाई दिखी, एक काली लंबी परछाई जो बिजली की रफ्तार से सड़क के इस पार से उस पार निकल गई। आदित्य घबरा गया। उसने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक विशाल सूखे पेड़ से जा टकराई। शीशे टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। बोनट से धुआं निकलने लगा। सब ठीक तो है? तेरे की गाड़ी का तो कमाल हो गया। अब हम यहाँ फंस गए हैं, ना नेटवर्क है ना कोई मदद। वो परछाई क्या थी? मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई इंसान इतनी तेज नहीं भाग सकता। वो हवा में तैर रही थी। वो देखो, वहां पेड़ के नीचे कोई बैठा है। सड़क से थोड़ी दूर कोहरे के बीच एक आकृति बैठी थी। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत। उसके कंधे हिल रहे हैं जैसे वो रो रही है। उसकी सिसकियां हवा के साथ मिलकर किसी मनहूस धुन जैसी लग रही थी। शायद वो भी मुसाफिर है, किसी मुसीबत में होगी। हमें मदद मांगनी चाहिए। शायद वो रास्ता जानती हो, और हो सकता है उसको भी किसी की जरूरत हो। नहीं समीर, मत जा, ये जगह ठीक नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन समीर नहीं माना। उसे लगा कि वह औरत मदद कर सकती है। वह धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, हवा और ठंडी और बर्फीली होती जा रही थी। सड़े हुए मांस की बदबू ने समीर की नाक में दम कर दिया। सुनिए जी, आप ठीक तो हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप? औरत चुप हो गई। सन्नाटा छा गया। समीर ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उस औरत का शरीर नहीं है, सिर्फ उसकी गर्दन है। उसकी गर्दन धीरे धीरे झटके लेते हुए पूरी 180 डिग्री पीछे घूम गई। बाल चेहरे से हट गए। वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंगारों जैसी जलती हुई 2 लाल आंखें और एक कटा हुआ मुंह। मदद चाहिए? आ जाओ मेरे साथ अंधेरे में। समीर के गले से आवाज नहीं निकली। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह चुड़ैल झौर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़, और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गई।
भागो, वो इंसान नहीं है, भागो यहाँ से। तीनों दोस्त जान हथेली पर रखकर जंगल में बेतहाशा भागने लगे। झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। भागते भागते उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक लालटेन जल रही थी। उन्होंने दरवाजा जोर से पीटा। खोलो, कोई है? हमारी मदद करो प्लीज। दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी चमड़ी लटकी हुई थी। इस काली रात में मौत के साए में क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? जंगल जाग चुका है, तुम उसकी नींद हराम कर रहे हो। माता जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हमें ब्लैक गेट रिजॉर्ट जाना था, हम रास्ता भटक गए हैं। ब्लैक गेट रिजॉर्ट का नाम सुनते ही बूढ़ी औरत के चेहरे पर खौफ तैर गया। वह पीछे हटने लगी। हाँ? हाँ, नाम मतलब उस मनहूस जगह का, वो रिजॉर्ट नहीं, वो नर्क का दरवाजा है। जो आ जाता है वो अपनी अर्थी खुद ढोता है। लेकिन माताजी, हमारी बुकिंग है। दूर को तुम, वहाँ एक प्यासी रूह भटकती है। सदियों से वो खून की प्यासी है। बूढ़ी औरत ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तीनों सन्न रह गए। जंगल में अब सियार के रोने की आवाजें आने लगी थी। पागल बुढ़िया सटिया गई है, डरा रही है हमें। मुझे लगता है वो रिजॉर्ट ही अब हमारा एकमात्र सहारा है। चलो ढूंढते हैं। कुछ देर चलने के बाद घने पेड़ों के बीच उन्हें एक विशाल काला गेट दिखाई दिया। ब्लैक गेट रिजॉर्ट। इमारत पुरानी थी, किसी खंडर महल जैसी। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, किसी ने गेट नहीं खोला। वो भारी भरकम गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भारी था। हवा में सीलन और पुराने इत्र की अजीब सी मिली जुली बदबू थी। हेलो, कोई है? अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। साधारण कपड़े, चेहरे पर एक अजीब सी विनम्रता। स्वागत है बाबूजी, बहुत देर कर दी आप लोगों ने। मैं रामू हूँ, यहाँ का रखवाला। रामू काका, शुक्र है कोई तो मिला। बाहर जंगल में हमने कुछ बहुत अजीब देखा। कोई औरत थी और वो बुढ़िया। बाबूजी, ये जंगल है। यहाँ हवाएं जब पुराने पेड़ों से टकराती हैं तो अक्सर दिमाग धोखा खा जाता है। वो सब वहम है। आप लोग थक गए हैं, आइए, आपके कमरे तैयार हैं। रामू उन्हें अंदर ले जाने लगा। लॉबी में पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे इन तीनों को घूर रही हों। सीढ़ियों के पास पहुंचकर रामू अचानक रुक गया। उसका चेहरा एकदम गंभीर, लगभग पत्थर जैसा हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा बाबूजी, रिजॉर्ट की पहली मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। वहाँ जाना सख्त मना है। चाहे कोई भी आवाज आए, चाहे कुछ भी सुनाई दे, ऊपर मत जाइएगा, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद होंगे। रात के 2 बज चुके थे। तीनों को नीचे के कमरे में जगह दी गई थी। रोहन और समीर सोफे पर बैठे थे, लेकिन आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। तभी छत के ऊपर से आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो, और फिर पायल की आवाज। सुना तुमने? रामू ने कहा था ऊपर कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज कैसी? रोहन प्लीज, रामू ने मना किया है, हमें सुबह होते ही यहाँ से निकलना है। उसने बताया था ना कि ऊपर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इग्नोर करो। अरे यार, मैं बोर हो गया हूँ। हो सकता है ऊपर कोई और गेस्ट हो और रामू झूठ बोल रहा हूँ। मैं बस एक बार देख कर आता हूँ। रोहन नहीं माना।
जिज्ञासा और एक अजीब से खिंचाव ने उसे सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, वहां का नज़ारा अलग था। वहां धूल नहीं थी, बल्कि मोमबत्तियां जल रही थी। गलियारे के आखिरी कमरे से एक बहुत ही सुरीली मगर दर्द भरी आवाज आ रही थी। कोई गुनगुना रहा था। रोहन सम्मोहित सा उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर लाल साड़ी में एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। हेलो, आप यहाँ अकेली? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी रोहन। रोहन चौंक गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? लेकिन उस कमरे की खुशबू ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। रोहन ने देखा कि सामने बड़ा सा आईना लगा है। लड़की आईने के सामने बैठी है, लेकिन आईने में उस लड़की की कोई परछाई नहीं थी। सिर्फ खाली कुर्सी दिख रही थी। रोहन का नशा पल भर में उतर गया। उसका खून जम गया। तुम्हारी परछाई? क्योंकि परछाई इंसानों की होती है, मुर्दों की नहीं। लड़की धीरे से मिली। उसका चेहरा सुंदर नहीं था। वो गला हुआ था। गालों से मांस लटक रहा था और दांत जानवरों जैसे नुकीले थे। वह झपटा। समीर बचाओ! नीचे समीर और आदित्य ने चीख सुनी। वे दौड़कर ऊपर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अंदर से हड्डियों के चबाने की कटर कटर आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर शिकार खा रहा हो। और साथ में रोहन की घुटती हुई सिसकियां। कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप खुला। समीर और आदित्य ने जो देखा, उनकी रूह कांप गई। रोहन का शरीर छत के पंखे से उल्टा लटका था। उसका सीना चीरा हुआ था और फर्श पर खून का तालाब बन चुका था। वो चुड़ैल खून से सनी हुई कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। भागो समीर, भागो! वे दोनों रिजॉर्ट से बाहर अंधेरे जंगल में भागे। उन्हें नहीं पता था कहां जाना है, बस उस मौत के साए से दूर जाना था। तभी आदित्य का फोन बजा। नेटवर्क का एक डंडा आ गया था। उसके पिता का फोन था। हेलो हेलो पापा, पापा मैं बचाइए, हम मुसीबत में हैं। बेटा, कहाँ हो तुम? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारी लोकेशन काली घाटी दिखा रही है। हाँ पापा, हम ब्लैक गेट रिजॉर्ट के पास हैं। यहाँ कोई भूत है। रोहन मारा गया। क्या? ब्लैक गेट? नहीं बेटा, वहां से भागो। वो जगह हमारे। फोन के नेटवर्क ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके पिता की बात अधूरी रही। पापा हेलो हेलो हेलो। ये क्या हो रहा है आदित्य? तुम्हारे पापा क्या बोले? तभी उनको मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया, जैसे कोई हवन कर रहा हो। शायद पास में कोई मंदिर था। यह सोचकर वे आवाज की दिशा में भागे। वहां एक पुरानी गुफा के बाहर एक तांत्रिक हवन कर रहा था, जैसे उन्हें ही बुला रहा। आ गए तुम लोग। मैं जानता था तुम आओगे। खून की गंध तुम्हें यहां खींच लाई है। बाबा हमें बचाइए, वो चुड़ैल हमारे पीछे है। वो चुड़ैल सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो कुछ और है। तुम्हारे दादा ने उस जमीन पर रिजॉर्ट बनाने के लिए एक मासूम का घर उजाड़ दिया था। वो लड़की वो उसी रिजॉर्ट में मारी गई थी। क्या मेरे दादा, ये मेरे पुरखों का घर है, तो अब क्या होगा? क्या मर जाएंगे? वो तुम्हारे पुरखों का घर है। मेरे पास एक रास्ता है। मैं उस स्त्री की आत्मा को बांध सकता हूं,
लेकिन याद रखना, खतरा दो तरफा है। तांत्रिक उन लोगों के साथ उसे रिजॉर्ट में गया और उसने फिर से वही तंत्र विद्या आजमाई जो पहले उसने आजमाई थी। लड़की की भटकती आत्मा को बंद करने के लिए उसने हमन किया। तांत्रिक ने एक मटका उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय बंध्यामि बंध्यामि। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय बंध्यामि बंध्यामि। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय बंध्यामि बंध्यामि। जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों से एक सफेद धुआं खींचता हुआ आया और उस मटके में समा गया। मटका जोर से ही ला और फिर शांत हो गया। भटकती आत्मा को तो मैंने कैद कर लिया है, लेकिन आदित्य सावधान रहना। एक आत्मा कैद हुई है, लेकिन दूसरा अभी भी आजाद है। दूसरा? कौन दूसरा? वो जो दिखाई देकर भी नहीं दिखता, वह अभी भी तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर जाओ। सुबह होने से पहले इस इलाके से निकल जाओ। यह कहते तांत्रिक वहां से चला जाता है। तांत्रिक की बात सुनकर वे वापस रूम के अंदर गए अपनी गाड़ी की चाबी लेने, क्योंकि भागने का और कोई साधन नहीं था। उन्हें लगा चुड़ैल कैद हो गई है तो अब सब ठीक है। वह लोग बाहर चले गए। वहां गेट पर रामू खड़ा था, सर झुकाए। बाबूजी, आप लोग जिंदा हैं? मुझे लगा आप भी। सब ठीक हो गया रामू, वो चुड़ैल तांत्रिक ने कैद कर ली। हम बस जा रहे हैं। तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया? अचानक रामू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। बहुत बुरा हुआ, बेचारी को मुक्ति भी नहीं मिली। अब उसकी इच्छाओं को मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो तुम ये क्या कह रहे हो? रामू की आवाज बदलने लगी। अब वो विनम्र रामू नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में एक भारीपन, एक गूंज आ गई थी, जैसे उसके अंदर कोई हो। तुम्हारे दादा ने सिर्फ उस लड़की को नहीं मारा था आदित्य, उसने हम दोनों को मारा था। मैं उसका प्रेमी था, हम लोग शादी करने वाले थे। तुम्हारे दादा ने मेरी मंगेतर को मारकर इस रिजॉर्ट में गाड़ दिया। मैंने यह सब देख लिया था। जब मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने मुझे पकड़कर घर से बाहर कर दिया। उन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, पर उन लोगों ने मुझे भी मार डाला। इसका मतलब तुम भी? रामू जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो बेचारी तो सिर्फ डरा रही थी, असली शिकारी तो मैं हूँ। तांत्रिक ने उसे पकड़ा, पर मुझे कौन पकड़ेगा? मैं तो तुम्हारी परछाई बनकर साथ घूम रहा था। रामू का शरीर बढ़ने लगा। उसके कपड़े फट गए और एक विशाल काले धुएं से बना शैतान सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे खून से ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं नहीं। रामू के शैतानी साये ने आदित्य को हवा में उठाया और एक झटके में 2 टुकड़ों में चीर दिया। खून की बारिश समीर के चेहरे पर गिरी। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा और भागता ही रहा।
अगले दिन पुलिस को रिजॉर्ट में 2 लाशें मिली, रोहन और आदित्य की। समीर का कोई पता नहीं चला। कहते हैं वो आज भी उस जंगल में पागलों की तरह भटकता है, लोगों को रोकने के लिए। रिजॉर्ट आज भी वीरान है। लेकिन अगर आप कभी कालका के जंगलों से गुजरें और कोई केयर टेकर आपको बुलाए तो रुकना मत, क्योंकि प्यासी आत्मा अभी भी वही है, अगली ट्रिप के इंतजार में। क्या आपको भी लग रहा है कि अभी आपके कमरे में कोई और भी है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक घटनाओं के लिए ब्लडी स्पूकी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। एक अमावस की रात साराबाद जिले के एक सरकारी अस्पताल के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी थी। रात के 10:30 बज चुके थे उस समय। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला हुआ था और वहीं पास में एक कुत्ता सो रहा था। तभी हॉस्पिटल के लोहे की गेट चर की आवाज के साथ खुली और अस्पताल के अंदर से 2 लोग एक लाश को स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर लाने लगे। वो दोनों ठीक एम्बुलेंस के पास आकर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। कहाँ गया ये विनोद? उन्हें विनोद कहीं नहीं दिखा तो दोनों ने लाश को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। अरे इसे कहाँ ले जाना है? ये आदमी विनोद था, जो इसी सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने का काम करता था और उसकी आधी जिंदगी पेशेंट्स और मुर्दों को लाने ले जाने में बीत चुकी थी। कलारी में इसका घर है, वहीं पहुंचा देना। विनोद ने हाँ में सिर हिलाया और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि पास में सोया कुत्ता उठकर अचानक भौंकने लगा। विनोद ने उस कुत्ते को वहां से भगाने की कोशिश की, पर वो कुत्ता लगातार भौंक रहा था। इस लाश को देखकर क्यों भौंक रहा है ये? अरे कुत्ते तो भौंकेंगे ही। चलो अब, मुझे देर हो रही है। 70 किलोमीटर का लंबा रास्ता है ये। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुर्दों को इतना रात में घर पहुंचाने का काम करते हुए, वो भी इतना लंबा सफर। पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा हूँ, अब आदत हो गई है। यह कहकर उसने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। विनोद अकेला गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे सफेद चादर से ढकी लाश रखी हुई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और सिर्फ एम्बुलेंस की हेडलाइट से रास्ता नजर आ रहा था। अमावस की उस काली रात में अंधेरा और भी गहराया हुआ था। सुनसान रास्ते में हल्की हवा और दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, जो किसी भी इंसान को डरा दे। लेकिन विनोद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो ये सब उसके साथ हमेशा होता हो। देखते ही देखते आधा से ज्यादा सफर तय हो गया और रात के बज गए थे 12। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कलारी और जिले के बीच जो अमरोली गांव पड़ता था, वहां से गुजरने वाली एक नदी थी जिस पर छोटा पुल बना हुआ था। इसी पुल के नजदीक आते ही विनोद की एम्बुलेंस एक झटके के साथ बंद पड़ गई। अब इसे क्या हो गया? इतनी रात गए ही खराब होना था इसे। विनोद बड़बड़ाते हुए नीचे उतरा और बोनेट खोलकर चेक करने लगा कि आखिर खराबी क्या है, लेकिन खराबी का कारण पता नहीं चला। अब उसने इधर उधर मदद के लिए देखना शुरू किया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा जो मदद कर सके। कोई मैकेनिक भी होगा आसपास या नहीं? ऐसे तो मैं यहीं फंस जाऊंगा।
विनोद कुछ देर के लिए एम्बुलेंस में टिक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए कि तभी उसे एम्बुलेंस के पिछले तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसकी है? विनोद ने एक पल के लिए सोचा कि वहम हो सकता है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए वो एम्बुलेंस के पीछे की तरफ गया और देखा कि वहां कोई नहीं है। मेरा वहम ही था। इतनी रात को कौन ही होगा यहाँ? दूर दूर तक कोई घर भी नजर नहीं आ रहा। विनोद वापस एम्बुलेंस से टिक कर खड़ा हो गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। 12:30 हो गए, लेकिन तब तक वहां से एक परिंदा भी नहीं गुजरा। लगता है ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई गांव वाला मिल जाए। विनोद ये सोचकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी एम्बुलेंस के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं और उसके पैर ठहर गए। अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? विनोद ने फौरन एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही वो आवाज आनी बंद हो गई। सब कुछ तो ठीक है। उसने फिर से एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद विनोद फिर से गांव की तरफ बढ़ ही रहा था कि एम्बुलेंस का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये हो क्या रहा है आज? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और एक पल के लिए खड़े होकर देखने लगा कि कहीं फिर से दरवाजा खुलता है या नहीं। शायद मैंने ठीक से दरवाजा बंद नहीं किया होगा, इसीलिए ये खुल गया था। डर के मारे उसे पसीना तो आ रहा था, लेकिन वो अपने डर पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही वो एम्बुलेंस के सामने की तरफ आया, वैसे ही उसे पुल की तरफ कुछ दिखाई दिया। उसे देखते ही विनोद को राहत की सांस आई। अरे वाह, लगता है गांव का कोई आदमी आ रहा है। इसे गैरेज के बारे में पता हो सकता है। शुक्र है, कोई तो मदद के लिए मिला। विनोद उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास गया, वैसे वैसे उसे उस आदमी का शारीरिक रूप साफ दिखाई देता गया। विनोद ने देखा कि उस आदमी के सिर पर कटोरा था, लेकिन विनोद ये देखकर अचंभा हो गया कि उसकी कद काठी बहुत ही छोटी लग रही थी। वो लगभग 2 फुट का था। विनोद थोड़ा और पास गया, ठीक पुल पर जाकर रुक गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो आदमी जमीन पर घसीटते हुए आ रहा है। उसी वक्त वो आदमी पास आया और विनोद ने उसका पूरा रूप देखा, जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा गायब था। उसकी आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। यहां तक कि उसके पैर भी नहीं थे। सिर्फ कमर तक का हिस्सा था और वो कमर के सहारे घसीटते हुए आ रहा था। विनोद डर के मारे कांपने लगा और उसके दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई मानो अभी उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। पास मत आना, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। वो आदमी धीरे धीरे विनोद के पास आ रहा था। जब दोनों के बीच 10 कदम की दूरी बची थी, तब विनोद किसी तरह हिम्मत करके वहां से भागने लगा। कोई है, मुझे बचाओ, भूत! विनोद भागते हुए एम्बुलेंस के पास पहुंच गया और पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी पीछे नहीं आ रहा था। कहाँ गया वो? ये सच था या आंखों का धोखा? ये जगह कुछ अजीब है, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। विनोद एम्बुलेंस के अंदर बैठ गया
और उसे चालू करने की कोशिश करने लगा। हे भगवान बचा ले, चालू कर दे गाड़ी। तभी एम्बुलेंस की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लग गई और विनोद का चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया। मुझे एम्बुलेंस को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। ये कहकर विनोद एम्बुलेंस से उतरने ही वाला था, लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा खुला ही नहीं। ये नहीं हो सकता, भगवान मदद कर। उसने दोनों तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओर का दरवाजा लॉक हो चुका था। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। वो भगवान का नाम ले ही रहा था कि तभी पीछे वाले हिस्से से, जहां लाश रखी हुई थी, वहां से कुछ हलचल सुनाई दी। विनोद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, इसलिए उसने झटके से आंख बंद कर ली और भगवान का नाम लेता रहा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसकी सांसें थम गईं, हाथ पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। उसने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है और वो हाथ उसके कंधे को दबा रहा था। किसी तरह हिम्मत करके विनोद ने गर्दन घुमाई और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। उसके सामने वो लाश अब जिंदा हो चुकी थी। आंखें लाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ उस लाश ने विनोद के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। विनोद एकदम खामोश था, माथे से पसीना निकल रहा था और एकटक होकर वो उस लाश को ही देख रहा था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो लाश हंसने लगी। विनोद कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज पर तेज होती चली गई और फिर एकदम से ठहर गई। वो अपने सीट पर गिर गया और दिल की धड़कन रुकने के कारण उसकी मौत हो गई। हल्की सी धूप थी। जिस सड़क पर विनोद की एम्बुलेंस थी, उसी सड़क पर एक और एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वही दो वार्ड बॉय विनोद की एम्बुलेंस से उसकी लाश को उतार रहे थे। उसकी लाश दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट की गई और फिर उसी रास्ते से उसकी लाश को उसके घर छोड़ने के लिए वो लोग निकल पड़े। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के कई साल मुर्दों को लाने ले जाने में निकाल दिए, उस समावस की रात वो खुद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया।